तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 106 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया है या परिभाषित किया गया है। तो देखिएगा संचित निधि होता क्या है, पहले तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है ना वो होता है कंसोलिडेटेड फंड। क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि मेनली क्या होता है ना, जैसे देखो कि अगर हम कुछ कमा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ कमा रहे हैं तो कोई एक ऐसा बैंक है जिसमें हम अपना सेविंग रखे हुए हैं, तो वैसे ही सरकार के लिए भी समझ लो कि एक बैंक होता है जहां सरकार का पैसा जो आता है, जैसे कहीं भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है ना, जैसे जीएसटी से जो आपका पैसा आ रहा है तो वो सरकार का ही आ रहा है ना, तो सरकार उस चीज को कहाँ पे रखेगा? ऐसा थोड़ी कि सारे मंत्री अपने पास रखेंगे, एक प्रॉपर जगह होना चाहिए ना, तो वही होता है संचित निधि। वहां पर क्या होता है ना कि सरकार का पैसा वहीं रखाता है और बजट में जिस चीज का भी घोषणा होता है कि ये चीज करवाएंगे, इतना योजना आएगा, शिक्षा पे ये खर्च किया जाएगा, या फिर आप देखो कि सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी दिया जाता है तो कहाँ से उठा करके दिया जाता है? संचित निधि से उठा करके दिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो संचित निधि ये समझ में आ गया कि कंसोलिडेटेड फंड जो है ये क्या होता है, तो ये सरकार का पैसा होता है। और ये संचित निधि में जो पैसा रहता है ये पैसा कहाँ रखाता है? ठीक है, ये पैसा कहाँ रखाता है? तो ये पैसा रखाता है आरबीआई के पास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कंसोलिडेटेड फंड का सारा पैसा कहाँ रखाता है? आरबीआई के पास रखाता है। और इस संचित निधि का चर्चा कहाँ पर किया गया है? इस संचित निधि का चर्चा जो है ये आपका किया गया है आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 का क्लाउज 1 क्या बोलता है? बोलता है कि सरकार जो है बिना संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता है। तो पहले तो संचित निधि के बारे में ये बात हो गया। दूसरा एक और आर्टिकल आप बढ़िएगा आगे 267, यहाँ पे बात किया गया है आकस्मिक निधि के बारे में। आकस्मिक निधि देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी हम आपको बताएं कि बजट में जिस चीज का भी चर्चा किया गया कि सरकार रोड बनवाएगा, हाईवे बनवाएगा, 4 लेन बनवाएगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, योजना आएगा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज, तो पहले ही चर्चा हो गया कि हाँ भाई इतना इतना खर्च करने वाला है हमारा सरकार अगले 1 साल में, तो प्रॉपर एक पैसा रखा हुआ होता है। लेकिन कभी ये चीज थोड़ी होता है कि भाई चाइना से अगले साल हम लोग अटैक करने वाले हैं, चाइना से हम लोग झगड़ा करने वाले, पाकिस्तान से झगड़ा करने वाले, तो उसमें इतने वेपन्स का जरूरत पड़ेगा, इतनी चीज का जरूरत पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर अगर ये सिचुएशन कभी बन जाता है, रैंडमली ये सिचुएशन अगर बन जाता है, तब पैसा कैसे निकाला जाएगा? मान लो कि किसी भी XYZ नाम का कोई कंट्री है और उससे अचानक से युद्ध की स्थिति बन गई, तो युद्ध करोगे तो खर्च तो पड़ेगा ना भाई, तो जो खर्च पड़ेगा, जो खर्च होगा वो कहाँ से निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा आकस्मिक निधि से। कहाँ से निकाला जाएगा? आकस्मिक निधि से। और आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? जैसे हम आपको बताएं कि संचित निधि से धन निकालना होगा तो सरकार अपने मन से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता है, संसद की सहमति से, संसद की अनुमति से ही निकलेगा। आकस्मिक निधि से कैसे निकल सकता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या होता है, आकस्मिक निधि से आप धन निकाल सकते हो। लेकिन उसका भी प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है कि आगे जाके संसद से मंजूरी दिलवाना आवश्यक होता है। तत्कालिक कारण के कारण आप क्या राष्ट्रपति के साइन से निकाल लोगे और बाद में फिर संसद को भी इसमें क्या होता है कि अपना वो बात रखना पड़ता है ना, संसद से भी मंजूरी लेना पड़ता है। तो ये चीज हो गया पहले तो। ये जो संचित निधि का धन है ये कहाँ रखाता है? आरबीआई के पास रखाता है। ठीक ना, चलो एक चीज और देखो, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, फिर आपका उपराष्ट्रपति हो गया, जज हो गया, कहाँ का जज? तो सुप्रीम कोर्ट का जज, इन लोग का जो सैलरी आता है, ठीक है, इन लोग का जो सैलरी है ये कहाँ से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संचित निधि से। और संचित निधि में क्या है? तो संचित निधि में चर्चा किया गया है किस चीज का? तो सॉरी क्या बोल रहे थे हम, 266 आर्टिकल में किस चीज का चर्चा किया गया है? संचित निधि का चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का जज, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसलिए समझो इस चीज को पहले। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, इसका सैलरी और पेंशन, इसका सैलरी और इसका पेंशन, ठीक है, ये दोनों कहाँ से बनता है? ये दोनों बनता है आपका संचित निधि से। लेकिन आपसे सवाल करता है कि हाईकोर्ट का जो जज होता है इसको सैलरी कहाँ से दिया जाता है? तो इसको भी सैलरी दिया जाता है संचित निधि से। लेकिन सुनना अगला लाइन क्या बोलता है कि हाईकोर्ट का जो जज होगा ना उसको पेंशन कहाँ से दिया जाएगा? हाईकोर्ट को सैलरी तो दिया जा रहा है संचित निधि से, बट हाईकोर्ट के जज को अगर पेंशन देना होगा तो वो कहाँ से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। ठीक है, कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से।
राज्य की संचित निधि से। ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब एक केंद्र में होता है, एक आपका राज्य में भी होता है। राज्य की संचित निधि से क्या दिया जाता है? तो हाईकोर्ट के जज को पेंशन दिया जाता है, जबकि सैलरी कहाँ से दिया जाएगा? तो ये केंद्र के संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था? सारा देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस खाना मस्जिद का बात कर रहा है? जमात खाना मस्जिद का। तो इसका निर्माण जो करवाया था ना, क्या लिख दिया? देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया, ऑप्शन नंबर ई में जाइएगा और लिख लीजिएगा खिज्र खां। खिज्र खां जो है ये दिल्ली का जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक ना, निर्माण करवाया था। अगर बात करें खिज्र खां के बारे में, तो ये किस वंश का शासक था? शासक कह लो या संस्थापक कह लो, सैयद वंश का शासक था। सैयद वंश कब से कब तक शासन किया था? 1414 से 1451 तक किया था। ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत में हम लोग को पता है ना कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंशों ने शासन किया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो पूरे दिल्ली सल्तनत पे जितने भी मुसलमानों ने शासन किया था ना, सारा सुन्नी मुसलमान था। एकमात्र शिया मुसलमान कौन था? तो यही था आपका कौन? खिज्र खां। ये आपका शिया मुसलमान था। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा, यह कभी भी स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं किया। तो कैसे किया? ये जो था तैमूरलंग, नाम सुने हो इसका? ये एक आक्रमणकारी था। तैमूरलंग ना भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तुगलक वंश के टाइम में किया था। तो तैमूरलंग का एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था उसका? उसके बेटे का नाम था शाहरुख। उसके बेटे का नाम था शाहरुख। तो ये जब तक शासन किया ना, ये शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ये इसी के नाम का खुतबा पढ़वाता था, ये इसी के नाम का सिक्का ढालता था, ये इसको क्या करता था ना, शाहरुख को ये सालाना जो है आपका टैक्स भेजा करता था। मतलब पहले तो आप याद रखना कि जो खिज्र खां था, ये कभी भी स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं किया। सैयद वंश का शासक भी था, सैयद वंश का संस्थापक भी था। 1414 से 1451 तक ये शासन किया था। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलो आगे आते हैं। 3 में देखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों में से किस पर ध्यान देने के लिए हस्ताक्षर किया गया था? ठीक ना, पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? टोटल मिलाकर के बात आपसे यही बोल रहा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो पहले तो आ जाओ कि क्या है ये टर्म, क्या बोल रहा है। प्रोटोकॉल क्या होता है ना, कुछ नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। मॉन्ट्रियल क्या है? तो मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है एक शहर का नाम है, और ये कहाँ बसा हुआ शहर है? तो ये कनाडा। ठीक है, ये कनाडा का बसा हुआ एक शहर है। यहाँ पे देखिएगा, और अगर बात करें इसके बारे में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत से, ओजोन लेयर से। ठीक है, ओजोन परत धरती में कहाँ पर है? तो ये हमारे वायुमंडल में स्थित है। और जब आप वायुमंडल की इस प्रकार से स्थिति देखते हो, तो एक आपको मंडल मिलता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में एक लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर क्या करता है? ये सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और कोई भी हार्मफुल बीमारी होने से मतलब हमें क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को क्षय होने से बचाने के लिए किया गया था। बहुत सारे कानून लाए गए, बताया गया कि भाई आप इस टाइप का क्रिएटिव काम मत किया करो, आप इस टाइप का कार्य नहीं करो, जिससे क्या हो कि ये ओजोन लेयर जो है ये पतला होते जाए। और अगर ओजोन लेयर पतला हो जाएगा, ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा, तो फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। किस वजह से? तो पराबैंगनी किरण से। सवाल ये भी बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किया गया था? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे जो हस्ताक्षर किया गया था, वो किया गया था 16 सितंबर 1987। ठीक है, ये कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को। तो पहला तो ये डेट याद रखिएगा, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और ये लागू कब हो गया था? तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1989। क्या लागू हुआ था भाई? तो लागू ये हुआ था ना कि इस प्रोटोकॉल में जिस जिस मैटर पे बात किया गया, उसको लागू कब किया गया? 1989 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओजोन का अवक्षय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आपसे एक सवाल है, आप बताना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप बताना कमेंट करके कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट में आना, देखिएगा, रंजीत सिंह किसके एक नेता थे? यहाँ पे देखो मिसल क्या था ना, तो मेनली क्या हुआ था ना कि जब
और सिख धर्म चल रहा था ना, तो सिख धर्म में 10 गुरु थे और 10वें गुरु तक आते-आते क्या हुआ था ना कि जो गुरु का पद था ना, ये भी आप समझ लो ना कि एक झगड़ा का कारण बनते जा रहा था। मतलब कि अब हमको गुरु बनना है, इस टाइप का बन रहा था। लोग अपने एबिलिटी के अनुसार अब बनने कम लग गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह लास्ट बने थे, उसके बाद फिर आपका गुरु का पद को ही समाप्त कर दिया गया। उनका जो होली बुक होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को मान लिया गया कि भई आप ही गुरु हो। उसके बाद धीरे-धीरे से आपका सिख साम्राज्य चल रहा था। फिर आगे जाके क्या हुआ ना कि जो सिख समुदाय था ना, वो 12 भागों में बँट गया और उस 12 भागों को क्या कहा जाता था? मिशल कहा जाता था। क्या कहते थे? मिशल। उसी में से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, बहुत प्रसिद्ध और बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी में से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, जिसके मेंबर कौन थे, जिसके सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएंगे रणजीत सिंह, ठीक है। जिसने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1801 ईस्वी से शासन करना संभाला था और 1839 ईस्वी तक शासन किए थे। जब ये मात्र 12 वर्ष की आयु में थे, तब इनके पिता, जिनका नाम क्या था? महासिंह, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मात्र 12 वर्ष के, सोचो कि आज के टाइम में जो 12 वर्ष का जो होता है ना, वो बच्चा ही होता है, वो अपना जीवन ही जी रहा होता है। और ये जो इंसान थे, ये 12 वर्ष में सत्ता संभाल लिए और सत्ता भी संभाली, तो उस समय भी इनका भी काफी विरोध हो रहा था। आप टाइम देख पा रहे हो, 1801 से 1839 टाइम चल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो काफी विरोध झेलने के बाद भी ये शासक बने। अच्छा शासक बने हुए थे, अच्छा काम कर रहे थे। किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया मिसल। वैसे आपको पता है इनके नाम के आगे ना राजा भी लगता है, ठीक है। इनको बहुत लोग क्या बोलते हैं? तो राजा रणजीत सिंह भी बोलते हैं। आपको पता है ये क्यों बोलते हैं? तो देखो क्या था ना कि काबुल का एक शासक था, ठीक है, काबुल का एक शासक था। और किस साम्राज्य का शासक था? तो ये था आपका दुर्रानी साम्राज्य का। दुर्रानी साम्राज्य का नाम क्या था इसका? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जमान शाह, जमान शाह, ठीक है। देखो लाइन को सुनना फिर से कि काबुल के दुर्रानी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था जमान शाह। जमान शाह क्या होता है ना कि वो चिनाब नदी को पार करके आगे जा रहा था, ठीक है। और क्या हुआ ना कि चिनाब नदी में उसका तोप गिर गया, उसका तोप गिर गया, वो निकाल नहीं पाया, तो वो चला गया। और रंजीत सिंह क्या किया ना कि उसके तोप को निकलवा करके और उसके पास भिजवा दिए, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किए और ना उसको अपने पास रखे, उसको वापस उसके पास भिजवा दिया। और इसीलिए जमान शाह ना इनको राजा का उपाधि दिया था और साथ में इनको राजा का उपाधि दिया था और फिर इनको आपका सूबेदारी भी सौंपा था, ठीक ना। और कहाँ का सूबेदारी सौंपा था? तो लाहौर का सूबेदारी सौंपा था, लाहौर का सूबेदारी। इस चीज को याद रखेगा। आपको शायद एक चीज और याद रहा हो, अमृतसर की संधि इन्हीं के द्वारा हुआ था 25 अप्रैल 1809 को। कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच मिंटो प्रथम के समय में क्या हुआ था? अमृतसर की संधि हुई थी और सतलज नदी को बेस लाइन बनाया गया था। चलो आगे आते हैं। देखना 5 में, निम्नलिखित में से कौन अलेक्जेंडर के साथ भारत नहीं आया था? किस अलेक्जेंडर के बारे में बात हो रहा है? उसी अलेक्जेंडर के बारे में जिसको आप सिकंदर के नाम से जानते हो, ठीक है। अलेक्जेंडर जब आया था भारत पे आक्रमणकारी के रूप में आया था, प्राचीन भारत पे दूसरा आक्रमणकारी था और इसको हम लोग यूनानी आक्रमणकारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भारत में कब आया था? तो ये भारत में आया था आपका, कब आया था? 326 बीसी में भारत की ओर आया था। और आपका चलिए इसके बारे में शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ कि ये कहाँ का शासक था? तो ये आपका मकदूनिया का शासक था। इसको अलेक्जेंडर 3 भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर 3 भी कहते हैं, सिकंदर भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस चीज को भी याद रखिएगा, पूछता है सवाल। अलेक्जेंडर जो था ये खुद ही अपने पिता का हत्या कर दिया था। और ये किसका शिष्य था? तो ये आपका अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का। 326 बीसी में ये भारत की ओर बढ़ा था आक्रमण करते हुए और यहीं पे इसको एक शासक मिला था, तक्षशिला का शासक। तक्षशिला का शासक क्या नाम था इसका? बहुत ही बेकार आदमी था, इसने भारत के साथ देशद्रोह किया था उसी समय। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आम्भी, राजा आम्भी, राजा आम्भी। ये क्या किया? ये आपका सिकंदर का साथ दिया, उसे राह दिखाया और अब बताया कि भाई आप जाओ और ऐसे ऐसे भारत पर अटैक करो, आगे जाके रख के आपको ये शासक मिलेंगे, वो शासक मिलेंगे, ये सारा कुछ इसको बताया। और जब आगे गए तो फिर आगे जाकर के इसका एक और शासक से सामना हुआ। किससे? तो उसका साम्राज्य था झेलम और चिनाब नदी के पास पड़ रहा था। बात किसका कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं राजा पोरस का। राजा पोरस के साथ इसका सामना हुआ और एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइडे स्पीच की युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है।
हाइडे स्पीच का युद्ध। तो सवाल बनता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था ये आपका पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। इसको और भी देखिएगा, इसको कर्री का युद्ध भी कहते हैं, कर्री का युद्ध, ठीक है। इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। नो डाउट इस युद्ध में जीता कौन था? तो जीता तो सिकंदर ही था, लेकिन चूंकि पोरस कमजोर होने के बाद भी, चूंकि उसका सेना इतना बड़ा था ना सिकंदर का, कि पोरस को पता था कि भैया हारेंगे, उसके बावजूद वो हिम्मत दिखा करके लड़ा, वो देशद्रोह वाला काम नहीं किया, इसलिए सिकंदर भी उससे काफी खुश हुआ। और फिर आगे जाकर के दोनों क्या कहते तो मतलब मिलजुल गए थे, झगड़ा झगड़ा खत्म हो गया था, वो चीज हुआ था। अगर और भी बात करें सिकंदर के बारे में, तो ये आपका भारत में लगभग 19 महीना तक रहा था, ठीक है। भारत में लगभग 19 महीना तक रहा था और 325 बीसी में भारत से वापसी का निर्णय लिया था। आगे जाकर के 330 बीसी में क्या हुआ था, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन सवाल तो ये नहीं था, सवाल क्या था, चलो ये देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन अलेक्जेंडर के साथ भारत नहीं आया था। यहाँ पे आप जो भी नाम लिखा हुआ लिख रहे हो ना, नाम लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है सिकंदर के साथ भारत आए लेखक लोग, ठीक है, यूनानी लेखक लोग। चलो नाम पढ़ते हैं, निरियाकस, आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस। तो वो सारा नाम आप याद रखना, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्टस और निरियाकस, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अरिस्टोबुलस, आनेसिक्टस और निरियाकस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्टस और निरियाकस, ये 3 लेखक थे जो किसके साथ भारत आए थे, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। जबकि जो आप तीसरा नाम देख रहे हो ना, डाईमेकस, डाईमेकस भी राजदूत था, ठीक है। ये लोग लेखक था और ये राजदूत था। और ये किसके समय में भारत आया था, तो ये आया था आपका बिंदुसार के समय में, ठीक है। किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय में आया था। तो नेक्स्ट में आता है, तो आंसर देख लो, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखना, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी। सतत विकास की व्याख्या, तो इसका व्याख्या जो है 1987 ईस्वी में, ठीक है। इसका व्याख्या जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। और किस आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ था, तो ये हुआ था बटलैंड आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। किसके द्वारा तैयार हुआ था, तो नॉर्वे का एक पीएम था जिसका नाम क्या था, ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड। इतना आपसे नाम नहीं पूछेगा। ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड जो था, ये 1987 ईस्वी में क्या बनाया था, एक ब्रटलैंड रिपोर्ट बनाया था। और इसमें किस चीज को एक्सप्लेन किया गया, सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब इससे क्या होता है, नॉर्मली देखो ना कि हमारे पास जो भी खनिज है, संपदा है, पहाड़ है, पेट्रोल है, तेल वगैरह जो कुछ भी है, तो सतत विकास में यही बोलता है कि भाई जिंदगी बस आपके तक सीमित नहीं है, आगे जाकर के आपका भी पीढ़ेगा, आपका भी पीढ़ी बढ़ेगा, फिर उस पीढ़ी का भी पीढ़ी बढ़ेगा और उस पीढ़ी का भी पीढ़ी बनेगा। तो अभी जो भी खनिज संपदा हमारे पास है उसको हम इस तरह से यूज करें कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो बचा हुआ रहे, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पानी है तो पानी का बस हम ही यूज करेंगे, कोई भी खनिज है तो उसका सिर्फ हम ही यूज करेंगे, हमें आगे के लिए बचा कर रखना चाहिए। इसी चीज को कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। और इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का पहला भी कह लो और महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान भी कह लो, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। अब कच्छ क्या है, तो देखो आप कच्छ की खाड़ी का नाम सुनोगे। इवन कच्छ के पास एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसको कांडला बंदरगाह कहा जाता था, ठीक है। कच्छ के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है। और क्या हो गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। देखो अगर बात करें ना गुजरात का, तो गुजरात का निर्माण हुआ था 1 मई 1960 को। इस समय गुजरात में 17 जिले थे, लेकिन आज के टाइम में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33 जिले हो गए हैं। जिसमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डांग। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डांग जिला। और भी अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, देखना गुजरात के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है ना। गुजरात के बारे में ये भी याद रखिएगा कि कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती है ना, गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है। तो पहले तो कर्क रेखा गुजरती है, दूसरा यहाँ का जो तटीय रेखा है ना,
तटीय रेखा कोस्टल लाइन जो है ये पूरे भारत में सबसे लंबा है, जो आपका क्या होता है तो अरब सागर से सीमा लगाता है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट है। आई थिंक आप देखो ना, ऑप्शन भी जो है ना ये सारा मिला जुला। तो देखते हैं सबसे पहले तो आ जाओ गोलार्ध क्या होता है। ये गोलार्ध क्या होता है, तो मान लो ना कि ये अपना पृथ्वी है, ठीक है, मान लो कि ये अपना पृथ्वी ग्लोब हम लोग बना लिए, ठीक ना। अब जब इसको दो भाग में आप डिवाइड कर दो, जब आप इसको दो भाग में डिवाइड कर दो तो आपको पता है कि ये कौन सा रेखा है, तो ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक ना। ये कौन सा रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। चूंकि यह एक गोला था और आप इस गोले को क्या किए, दो भाग में बांट दिए, गोला को आधा आधा कर दिया। आप सेपरेट सेपरेट देखो ना, यहाँ तक देखो आपको आधा गोला दिखेगा, यहाँ से आधा गोला दिखेगा, तो इसी को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। और इसको कहा जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप मैप देखते होंगे तो आप अंदाजा लगाओ कि अपना भारत कहाँ पड़ेगा, इधर वाले में या फिर इधर वाले में। अब ये सी बात है, यहाँ पे पड़ेगा अपना भारत, ठीक ना। तो देखो क्या होता है ना कि सूर्य का रोशनी जो है आपका भूमध्य रेखा पे भी पड़ता है। यहाँ पर एक रेखा जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये कौन सा रेखा है, तो ये है आपका कर्क रेखा। यहाँ पर भी एक रेखा जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी, और ये कौन सा रेखा है, तो ये है आपका मकर रेखा, दैट इज कर्क रेखा, और ये आपका मकर रेखा। अब देखो क्या होता है ना कि जब आप उत्तरी गोलार्ध में देखते हो, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है ना, बड़ा दिन होता है। 21 जून को बड़ा दिन होता है, मतलब यहाँ दिन जो होता है ना बड़ा होता है। तो आप बताओ कि अगर सूर्य इधर ज्यादा देर तक, ऐसा थोड़ी कि सूर्य इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, एक ही है ना। तो जब सूर्य इधर ज्यादा देर तक चमकेगा तब तो वहां का दिन बड़ा होगा। तो जब यहाँ बड़ा दिन हो रहा है तो यहाँ 21 जून को क्या हो जाएगा, छोटा दिन। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 21 जून को छोटा दिन, छोटा दिन, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, बड़ा दिन हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन। वहीं अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या होता है ना, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को यहाँ क्या होता है, बड़ा दिन होता है। अब कैसे बड़ा दिन होता है, तो ये पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर है जो इतने कम टाइम में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया जा सकता। अगर अलग से सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखो जब बड़ा दिन इधर हो गया, सूर्य ज्यादा देर तक इधर चमक गया, तो ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ में आया। तो पहले तो दो डेट आप पकड़े कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को कहाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। और इतना दिमाग में रखना कि अगर इधर बड़ा दिन हो रहा है तो इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो रहा है तो इधर छोटा हो जाएगा, है ना। 21 जून 22 दिसंबर। और आपको यह पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमारे भारत में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन का उत्तरी गोलार्ध का दिन जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे एक डेट और आएगा। अब एक डेट और कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक और कौन सा डेट आएगा, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन जो होता है ना, दिन और रात बराबर होता है पूरी पृथ्वी पर। आपसे सवाल करेगा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात एकदम पक्का पक्का 12 घंटा का दिन और रात बराबर कब होता है, तो मात्र दो डेट को होते हैं। एक होता है 21 मार्च को और एक होता है आपका 23 सितंबर को। चलो रिकॉल करते हैं हम लोग। 21 जून को क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को सबसे छोटा दिन किधर हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो सबसे छोटा दिन कहाँ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम लोग पकड़े थे 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होता है, तो आपका पूरी पृथ्वी पे क्या हो जाता है कि आपका सबसे मतलब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहीं कहीं आपको ये डेट ना 21 दिसंबर भी देखने को मिलेगा, 21 दिसंबर भी, कहीं कहीं 22 दिसंबर भी। इसमें भी डेट का कभी कभी आगे पीछे होता है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। सबसे छोटा दिन पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुछ देश का पुराना नाम देख लो। जैसे फार्मोसा के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये जाना जाता था ताइवान को। फार्मोसा, फार्मोसा के नाम से जाना जाता था ताइवान को। चलो और भी देखते हैं, जैसे फारस, फारस के नाम से किसे जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था ईरान को, ठीक ना। फिर निप्पन, निप्पन के नाम से तो ये हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। मलई, मलई के नाम से तो ये जाना जाता था मलेशिया को, ठीक ना। मलेशिया को किस नाम से जानते थे पहले, तो ये जानते थे मलई के नाम से। उसके बाद देखिएगा श्याम, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। श्याम के नाम से तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। श्याम के नाम से किस देश को जानते थे, तो ये जानते थे थाईलैंड को। उसके बाद देखिएगा हॉलैंड, हॉलैंड के नाम से किसे जानते थे, तो ये जानते थे आपके
नीदरलैंड को, अभी के टाइम में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। एक दो और देख लीजिएगा, जैसे कंपूचिया, कंपूचिया के नाम से जाना जाता था किसको, कंबोडिया को, कंपूचिया, कंपूचिया के नाम से कंबोडिया को ना, कंबोडिया को जानते थे। जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के नाम से, तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा गया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था इराक। चलो यहाँ पे आपको इतना सारा बता दिए, देख लो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। हाँ चलो, क्वेश्चन में आपसे पूछा था फॉर्मोसा ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था फॉर्मोसा, और फॉर्मोसा के नाम से जानते हैं किसको, ताइवान को। ताइवान की राजधानी कहाँ है, तो ताइपे है, और यह आपका चाइना के आसपास का देश है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे, 10 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को, नॉर्मली देखो क्या बोल रहा है, कुछ यहाँ पे धर्म गुरुओं का नाम थे और बोला कि इनको समय के अनुसार सजाइए। नाम देखो, नितई, शंकराचार्य, चैत्य, रूपा गोस्वामी, ये सारे आपके धर्म गुरु हैं। और आपसे पूछा है कि अपने समय के अनुसार कौन से पहले आएंगे, तो देखिएगा सबसे पहले जो नॉर्मली जो सबसे पहले आ जाएंगे ना, इनमें से वो आ जाएंगे शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य। शंकराचार्य लगभग 8वीं सदी में थे, ठीक है, 8वीं सदी में थे। हिंदू धर्म गुरु हैं, ठीक है, हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म को काफी आगे बढ़ाए थे। फिर आइएगा रामानुज, ये लगभग आपके 11वीं सदी में थे, ठीक है, लगभग टाइम अगर प्रॉपर लेना चाहें तो 1017वीं सदी में थे। और ये आपके किस धर्म से संबंधित थे, तो ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। नितई के बारे में बात करें तो देखो ये सबसे ज्यादा फेमस है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, इस वजह से ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इनका जो टाइम पीरियड था ये लगभग 1474 ईस्वी था, 1474 ईस्वी, या फिर आप कह लो नॉर्मली शॉर्ट में 15वीं सदी। और ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु। ये भी आपके वैष्णव धर्म से ही संबंधित है, लेकिन कहाँ ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो ये आपके बंगाल में है ना, ममता दीदी का वेस्ट बंगाल, ये बंगाल में बहुत प्रसिद्ध थे। तो देख लो ये सब तो यही हो गया ना, शंकराचार्य, रामानुज और नितई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि पहले शंकराचार्य आ जाएंगे, फिर रामानुज आ जाएंगे, और फिर आपके नितई आ जाएंगे। चलो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट्स के साथ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।